नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में 1 नंबर में या फिर आपके बोर्ड के पेपर में 2 नंबर में, यानी कि अति लघुत्तरी और लघुत्तरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर कहीं पर भी उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो मैं बच्चों आपको कहता हूँ कि आपको क्या करना है, 100% क्वेश्चन तैयार जरूर कर लेना है। अगर आपका बोर्ड में सपना है कि हमें हर क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पड़ा हुआ फंसे, तो मैं कहता हूं बच्चों आप 100% इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसीलिए बच्चों मैं कहता हूं कि इन सभी क्वेश्चंस को आपको 100% तैयार कर लेना। ऐसा नहीं इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, 100% आपको इन क्वेश्चन को आपको तैयार जरूर करना है, क्योंकि ये छांट कर क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं और ऐसे क्वेश्चन है हर साल पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी हमें परिभाषा भी बतानी है और इसका हमें मात्रक भी लिखना है। तो देखो, यही से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। देखो, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, अब परीक्षण आवेश को हम लोग बच्चों Q0 से लिख सकते हैं। रखे आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q के मान की निष्पत्ति को, परीक्षण आवेश जो Q है उसके मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। और बच्चों सूत्र होता है E इक्वल, देखो परीक्षण आवेश Q है, ठीक है, और उसमें लगने वाले बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन में Q0, यानी कि Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है और F क्या है, ये लगने वाला बल है। ठीक है, तो एक सूत्र जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका अगर मात्रक की बात करें, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, N फॉर न्यूटन, C फॉर कूलाम, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अथवा इसको वोल्ट प्रति मीटर भी हम लोग कहते हैं। ये दोनों आपको याद रख लेना है। अगर हम बोर्ड के पेपर की बात करें तो बोर्ड के जो पेपर आता है वहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम चाहे कम दिया जाए, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर आपको ऑप्शन में ज़्यादातर टाइम्स जो है वोल्ट प्रति मीटर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको याद रख लेना। ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, वोल्ट प्रति मीटर को देना है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, आई होप ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। और एक क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है और आपके पूछे जाने के भी चांसेस सबसे ज़्यादा है। सूत्र क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन में R³ होता है, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। आई होप आपको ये जो सूत्र है वो याद होगा और इसका डेरिवेशन भी बच्चों आपको तैयार कर लेना, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में डेरिवेशन भी पूछा गया है। वहीं पर बच्चों जहाँ पर P जो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तथा R द्विध्रुव से जो परिचित बिंदु है उसकी दूरी है, ये जो आपके बिंदु हैं इनके बारे में नॉमिनेट किया गया है। और ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के पेपर में आप उठा के देख लेना, बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पर आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्थिर विद्युत्की में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए या फिर गॉस की प्रमेय क्या है। और एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर बोर्ड के पेपर में 2 नंबर में पूछा जाता है और हमें इसमें कुछ ज़्यादा लिखना भी नहीं होता है और इजी क्वेश्चन भी है। गॉस के नियम के अनुसार, यानी कि जो गॉस का नियम है उस गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कोई भी बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है जिसको हम φE से लिखते हैं, उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 होता है। ठीक है, गुना होता है। और इसको हम अगर क्वेश्चन सूत्र के तौर पर लिखें तो फाई जो है Q और इसका क्या है, एप्सिलॉन जो अनुक्रम 1 यानी कि इसका व्युत्क्रमानुपाती आप ऐसा भी कह सकते हैं, अनुक्रमानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो 1/Q अपॉन में एप्सिलॉन होता है और यहीं पर एक क्या है, निर्वात या फिर वायु की जो वैद्युतशीलता होती है उसे ये जो है एप्सिलॉन जो इसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये पूरा सूत्र और सूत्र सहित ये प्रमेय 1-2 नंबर में आती तो हमें इतना लिख देना है और ज़्यादातर बोर्ड के पेपर में आप देखेंगे 2 ही नंबर में पूछा जाता है
और अगर 3 से 4 नंबर में पूछा जाता तो विद डायग्राम हमें पूरा लिखना होता है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना और पढ़ लेना, ताकि बोर्ड के पेपर में अगर ये आता है तो हम उसको इजीली से वहाँ पर लिख कर आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसका विभव बीमा लिखिए। देखो, वैद्युत जो विभव होता है इसकी हमें परिभाषा भी बतानी है और इसकी हमें बीमा भी लिखनी है। तो देखो, अब वैद्युत विभव हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, क्वेश्चन ऐसे हैं, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बोर्ड के पेपर में देखने को मिलते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी अगर आप क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर सॉल्व करते हो। देखो, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को, वैद्युत विभव तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का धन परीक्षण आवेश के मान का निष्पत्ति के बराबर होती है। समझ में आ गई? नहीं समझ में आए एक बार और समझ लो। वैद्युत क्षेत्र में, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है वो एक्चुअल में क्या होता है समझो। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कोई भी धन परीक्षण आवेश है, उस धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। कौन? विद्युत विभव। ठीक है, तो विद्युत विभव किसके बराबर होता है? किया गया कार्य और परीक्षण आवेश Q0। अब देखो, जो आपका किया गया कार्य है उसका मतलब तो कार्य हम जूल में करते हैं, आवेश को कूलाम से नापते हैं तो जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, और या फिर इसको डायरेक्टली हम वोल्ट भी लिख सकते हैं। ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसकी मैं बीमा लिखनी, तो बीमा इसकी आप लिख लीजिए ml की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -1। और ये जो बीमा है पूरा क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा IMP है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, और कभी कभी टिप्पणी में 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें 4 से 5 टिप्पणी लिखनी होती है, वहाँ पर पूछ लिया जाएगा, तो वहाँ पर भी इसका 1 ही नंबर रहता है ना। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए, यानी कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसकी आपको परिभाषा देनी है। देखो, किसी वैद्युत क्षेत्र में, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, कोई भी वैद्युत क्षेत्र हो सकता है, में खींचा गया वह काल्पनिक वह पृष्ठ, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है उसमें खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, जिस पर जो भी बिंदु स्थित हैं तो उनमें सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर, या फिर हम कह सकते हैं वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान जो है समान हो या फिर बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन लघुत्तरी फर्स्ट में पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। ठीक है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, कोई भी संधारित्र है, उस संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि कोई भी संधारित्र है, उस संधारित्र के जो संधारित्र है उसकी प्लेटें हैं, उनके बीच में हम कोई भी परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो उसकी जो धारिता होती है जिसको हम सीध से प्रदर्शित करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। समझो, संधारित्र की प्लेटों के बीच, जो हमारा संधारित्र है, इस संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से, परावैद्युत पदार्थ भरने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसका जो अंदर प्लेट होती है, इस प्लेटों के अंदर या प्लेटों के बीच में उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, जो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उपस्थित था उसके विपरीत एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके क्या होता है, विपरीत एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो क्या होता है इसकी सतह पर, जो इसकी सतह है उस सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश से प्रेरित होने से, जो इसकी सतह है उससे जो प्लेटें हैं उनके विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है, और इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब विभवांतर अगर घट रहा है तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसकी धारिता जो होती है वो बच्चों बढ़ जाती है, क्योंकि सी डायरेक्टली जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी व्युत्क्रमानुपाती 1/v हो जाएगी। अगर आप धारिता बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगा, अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो धारिता घट जाएगी। आई होप आपको इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। समझो, वह वेग जिसके द्वारा चालक में, जो चालक होता है उस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों के टकराते हुए क्या होता है, जिसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में
जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र होता है उसके प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं? वो धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। याद रख लेना, किस सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं? धन, जिस सिरे की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन वेग या फिर अनुगमन वेग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। विद्युत धारा घनत्व और अनुगमन वेग में हमने संबंध भी आपको सिद्ध कराया है, ठीक है। वहां से अगर आप पढ़ लेंगे तो ये डिफिनेशन आप इजीली याद कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए तथा इसके विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखिए। अब देखो, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और विद्युत क्षेत्र के मध्य में एक संबंध होता है, रो इक्वल टू धारा घनत्व अपान में विद्युत क्षेत्र होता है। धारा घनत्व को हम जे से लिखते हैं और विद्युत क्षेत्र आपको पता है ई से लिखते हैं, आपको कई बार हमने बता चुका हूँ। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और वोल्ट, और जो विद्युत क्षेत्र होता है इसका वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब इसमें 1 मीटर से 1 मीटर को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे तो ये क्या बचेगा? ऊपर एम्पियर बच जाएगा और नीचे वोल्ट मीटर बच जाएगा, नीचे आ जाएगा तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। ये थोड़ी छोटी सी कैलकुलेशन है, आप लोग करके देख लेना। अगर आपको करने में प्रॉब्लम हो रही तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, समझो। देखो ऐसे, एम्पियर का हम ए लिख रहे हैं, प्रति अपॉन में, प्रति का मतलब इसके अपॉन में एम का लिख रहे हैं मीटर स्क्वायर, बटे में क्या है? वोल्ट है, बटे में क्या है? मीटर है, वोल्ट मीटर है। अब इसको मैं सही करके लिखना, देखो A4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसको हम गुणा कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर, इस मीटर से इसका मीटर का 1 कट गया तो बचा क्या? एम्पियर ऊपर बचा, नीचे क्या बचा? वोल्ट बचा और आपका मीटर बचा। तो वोल्ट मीटर इस तरीके से एम्पियर बटे वोल्ट मीटर या एम्पियर प्रति वोल्ट मीटर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो आपको बताना है, जिसको हम एसआई मात्रक भी कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक होता है उसको हमें बताना है या मात्रक इसको लिखना है। देखो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक, जो एसआई मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, अथवा इसको न्यूटन मीटर, जो इसका दूसरा जो आपका एक मान होता है, मात्रक होता है, वो भी याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी बोर्ड के पेपर में ए वाला पूछ लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाए और ए दे दिया जाए तो आपको ये वाला लिख देना है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी धारावाही चालक के कारण, कोई भी धारावाही चालक है, उस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कोई भी एक धारावाही चालक है, उस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके संबंध में बायो-सैवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। जो बायो-सैवर्ट का नियम है उसका उल्लेख कीजिए या फिर बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए, ऐसा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर में हमें कोई इसका पूरा बायो-सैवर्ट का नियम लिख नहीं देना है, तो हम इसको लिख देंगे सिर्फ। बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी इक्वल टू होता है μ0.4 पाई होता है। आई डेल्टा एल है, डेल्टा एल का मतलब अल्पांश लंबाई होता है, साइन थीटा होता है, अपॉन में आर स्क्वायर होता है। वहीं पर μ0.4 पाई जो है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ पर μ0 जो है ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। μ0 जो है क्या है? विद्युत जो निर्वात की विद्युतशीलता है, सॉरी बच्चों, विद्युतशीलता नहीं, चुंबकशीलता है। याद रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि हम चुंबकीय के बारे में बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो चुंबकशीलता हो जाएगी। अगर विद्युत के बारे में बात कर रहे हो तो विद्युतशीलता हो जाती है। अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है? यानी कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनके परमाणुओं में क्या अंतर होता है? देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणु का कुल चुंबकीय आवेश कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो शून्य होता है, या फिर हम कहते हैं नगण्य होता है, शून्य होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एक बार और पढ़ लें, अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में स्थायी आघूर्ण वैद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। जो अनुचुंबकीय होते हैं पदार्थ होते हैं इनके परमाणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणु का कुल चुंबकीय आवेश कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो शून्य होता है। अगला देखो बच्चों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या है? लेंज का नियम क्या है? देखो, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कोई भी परिपथ है, उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया या फिर प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, क्योंकि वो जो धारा है वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, और इसे ही लेंज का नियम कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसको आप याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हैं। अगर बच्चों इन सभी क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ चाहिए, आप चाहते हैं कि हमारे पास पीडीएफ आ जाए ताकि हमें पूरा वीडियो बार बार ना देखना पड़े, हम इसका रिवीजन भी कर सकें, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर आप हमें डीएम कर देना, हम इसका पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा। अगला बच्चों आपका क्वेश्चन है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है उसकी हमें परिभाषा देना है तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए, तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी देना, यानी कि ये कहाँ पर लागू होता है। देखो, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये शर्त है तभी लागू होगी जब जो दूसरी कुंडली है उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। समझो एक बार, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच, कोई भी दो कुंडली है उनके बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से, जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है वो संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका अगर व्यवहारिक उदाहरण की बात करें तो इसका व्यवहारिक उदाहरण है ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। जो ट्रांसफार्मर आप पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगों का नाम बताइए। जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य की होती है और सबसे अधिक होती है, तो देखो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की तरंगे रेडियो तरंगे हैं तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगे गामा किरण है। और आखिरी जो इसी से रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, इन तरंगों के स्पेक्ट्रमों को आवृत्ति जो होती है उसको बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? नहीं, सबसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे कम फिर सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो देखो रेडियो तरंग होगी, फिर माइक्रो तरंगे, अवरक्त विकिरण है, दृश्य विकिरण है, परावैंगनी विकिरण है, एक्स किरण तथा गामा किरण है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों मैंने बता दिया आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि हाँ सर हमने फॉलो कर लिया। हम वहाँ पर आपको मैसेज देखकर आपको वहाँ पर डायरेक्टली पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं, और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिए जाएंगे। उन क्वेश्चंस को भी जल्दी आपके लिए लाया जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप कोई भी डाउट अगर ऐसा होता है जो कि हमसे पूछना चाहते हैं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डायरेक्टली डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।